I'm sharing my screen with you. Let me check from where I have to start. Yes. बेटा कल हमने बात की थी, कल शाम को हमने बात की थी लिपिड्स के बारे में, एंड आई वाज टेलिंग यू द इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड्स. मैं आपको लिपिड्स की इम्पोर्टेंस समझा रही थी. वेट, व्हाई दिस स्क्रीन इज नॉट शेयरिंग? Yes. So I was telling you about the importance of lipids. मैं आपको इम्पोर्टेंस समझा रही थी लिपिड्स की. ठीक है, हमने 3-4 इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ ली थी. आगे देखिए, फैट्स ऑल्सो, मैंने आपको ये कल एक पॉइंट बताया था कि फैट्स एक्ट एज इंसुलेटर्स अगेंस्ट कोल्ड. आपकी बॉडी में कई मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलते रहते हैं, और इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से आपकी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होती है? इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है. जो हीट प्रोड्यूस होती है वो आपकी बॉडी के अंदर ही रह जाती है अगर फैट की मोटी सी लेयर आपकी स्किन के नीचे है. तो ये फैट की मोटी सी लेयर अंदर वाली हीट को बाहर निकलने नहीं देगी और आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम कोल्ड. सो लिपिड की जो लेयर है, इट एक्ट एज एन एफिशिएंट इंसुलेटर अगेंस्ट द कोल्ड. ये जो फैट्स की लेयर है ये आपकी स्किन के नीचे डिपॉजिट हो जाती है, और ये क्या फॉर्म कर लेते हैं? ये फॉर्म करते हैं शॉक एब्जॉर्बिंग पैड्स अगेंस्ट एनी मैकेनिकल इम्पैक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी की बॉडी में बहुत सारे फैट्स हैं और वो व्यक्ति जो है उसको कोई मैकेनिकल शॉक लगता है. फॉर एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है मैकेनिकल शॉक का. आप कहीं नीचे धड़ाम से गिर पड़े, आप खड़े थे, अचानक कुछ हुआ और आप नीचे गिर पड़े. अगर आपकी बॉडी में फैट्स होंगे तो वो जो सारा का सारा जो शॉक है, जो झटका लगाए आपकी बॉडी को, वो कौन एब्जॉर्ब कर लेंगे? फैट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे. अगर नहीं है फैट्स की लेयर, आप बहुत सुकड़े हो, दुबले पतले से हो, सुकड़ू हो बिल्कुल, तो क्या होगा? सारा शॉक कहां पर जाएगा? आपकी हड्डियों तक पहुंचेगा और हमारी हड्डियां फ्रैक्चर्ड हो जाएंगी. तो ये जो फैट्स की जो लेयर है वो शॉक एब्जॉर्बिंग फैट्स का भी काम करती है. इसके अलावा आपने देखा होगा कि बहुत, आपने सुना भी होगा छोटी क्लासेस में कि विटामिन जो है वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं वाटर सॉल्युबल और एक होते हैं फैट सॉल्युबल. तो कुछ विटामिन हैं जैसे ए, डी, ई एंड के, ये विटामिन जो है फैट सॉल्युबल होते हैं. इसलिए इन विटामिन को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प करता है? फैट्स हेल्प करते हैं, क्योंकि ये विटामिन जो है बड़े आराम से फैट्स में सॉल्युबल हैं. इसलिए फैट जो है इन विटामिन को बहुत जल्दी बॉडी में ये एब्जॉर्ब हो जाए, इस चीज के लिए वो हेल्प करता है. तो हम लिखेंगे फैट्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन ई, डी, ई एंड के. इसके अलावा ये तो आपको पता ही है कि फैट्स जो हैं वो एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स माने जाते हैं. सो ये प्रोवाइड करते हैं एनर्जी टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, बिकॉज फैट स्टोर्ड इन द सीड्स ऑफ द ग्राउंडनट, मस्टर्ड एंड कैस्टर एटसेट्रा कैन इजीली बी कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट्स. देखिए, जैसे ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट से क्या? मूंगफली, मूंगफली का तेल आपने नाम सुना होगा, मस्टर्ड का, सरसों का तेल, कैस्टर ऑयल. तो ये सब कैसे सीड्स हैं? ये वो सीड्स हैं जिनके अंदर फैट्स हैं. तो इनका जो फैट है, जरूरत पड़ने पर इनके फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में भी कन्वर्ट करवा दिया जाता है. और इन सीड्स के अंदर अगर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है और उस एम्ब्रियो को अगर प्रॉपर नरिशमेंट ना मिले तो ये एम्ब्रियो क्या करता है? वो एम्ब्रियो इस सीड के अंदर जो फैट स्टोर्ड है उन फैट्स को भी थोड़ा बहुत खा करके अपना काम चला लेता है. तो ऐसे सीड्स जिनकी बॉडी में फैट स्टोर्ड होते हैं, ऐसे सीड्स के एम्ब्रियो को बहुत हेल्प मिलती है जब उनको प्रॉपर नरिशमेंट बाहर से ना मिले. तो ऐसे सीड्स के जो एम्ब्रियो होते हैं वो इन्हीं सीड्स का जो फैट है वो खा करके अपना गुजारा करते हैं. इसके अलावा आपने सुना होगा कि बॉडी, एनिमल्स की जो बॉडी होती है, हमारी बॉडी, आप अपनी बॉडी की बात कर लीजिए या दूसरे एनिमल्स की बॉडी की बात कर लीजिए, इनकी बॉडी में क्या होते हैं? ऑयल ग्लैंड्स होते हैं. मैंने ऑयल ग्लैंड्स का एग्जांपल आपको इसलिए दिया क्योंकि वो आप अपने आप को ज्यादा अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हो. आपकी पूरी स्किन में ऑयल है, ठीक है? ऐसे ही जैसे आपकी स्किन में ऑयल होता है, ऐसे ही कुछ एनिमल्स होते हैं, उनकी स्किन के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है वैक्स की. कैसी लेयर होती है? वैक्स की पतली सी लेयर होती है. और ये लेयर जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल फर. जो एनिमल्स होते हैं उनका जो फर होता है, उनका जो कोट होता है, उसके ऊपर पतली सी वैक्स की एक लेयर होती है.
और ये जो वैक्स की लेयर होती है ये पानी में इनसॉल्युबल होती है। तो क्या होता है, जैसे कोई एनिमल है, फॉर एग्जाम्पल डॉग है, काऊ है या दूसरे एनिमल्स हैं, जब आप इनको नहलाते हो पानी में तो क्या होता है, ये क्या करते हैं, उनकी बॉडी पूरी गीली हो गई, वे अपनी बॉडी को थोड़ा सा फड़फड़ाते हैं, अपनी बॉडी को थोड़ा सा हिलाते हैं, शेक करते हैं और सारा पानी जो है उचट करके उनकी बॉडी के बाहर चला जाता है। तो ये जो फर है उनकी बॉडी को पानी से ज्यादा गीला होने से बचाता है। ये आपने बर्ड्स के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन बर्ड्स में हमने क्या पढ़ा था, ऑयल ग्लैंड। बर्ड्स में हमने पढ़ा था ऑयल ग्लैंड। या हम ऑयल ग्लैंड की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी के जैसा काम कर रहा है ये वैक्स। एंड वैक्स क्या है, वैक्स इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ फैट्स। तो जो वैक्स होते हैं ये फॉर्म करते हैं इनसॉल्युबल। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगी एक एक पॉइंट में से, वन क्वेश्चन फ्रॉम वन पॉइंट। तो जो वैक्सेस होते हैं ये एक इनसॉल्युबल प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देते हैं ऑन द एनिमल फर, जिससे एनिमल्स जो है पानी में गीले नहीं होते हैं ज्यादा। ठीक है, नहीं तो उनको सूखने में बहुत टाइम लग जाएगा, उनकी स्किन में प्रॉब्लम हो जाएगी अदरवाइज। आगे लिखा है द एडिबल ऑयल, जो ऑयल आप खाते हो, जो आप एक्सट्रैक्ट करते हो फ्रॉम द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस। तो हम पढ़ रहे हैं फैट्स के फंक्शंस। फैट्स दो तरह के होते हैं, मतलब लिपिड्स पढ़ रहे हो आप, लिपिड्स दो तरह के होते हैं, फैट्स एंड ऑयल। ऑयल इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लिपिड। तो ऑयल जो है वो आप खाते भी हो, जैसे आपने सुना होगा सनफ्लावर ऑयल, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, नारियल का तेल। आप खाना नहीं बनाते नारियल के तेल में, लेकिन आप साउथ में चले जाइए, वहां नारियल के तेल में ही सारा काम होता है। तो कहने का मतलब है कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनसे जो तेल निकलता है उसको हम अपने खाने के काम में लेते हैं, और ऐसे तेल को, ऐसे ऑयल को हम कहते हैं एडिबल ऑयल। तो जो एडिबल ऑयल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं फ्रॉम द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स, इस एडिबल ऑयल को हम कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये था कुछ, मैंने आपको इंपॉर्टेंस या कुछ फंक्शंस मैंने आपको बताए किसके, लिपिड्स के। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स किसको बोलते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स। आपको याद आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड्स किसको बोलते हैं। दीज आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। देखिए, बहुत जल्दी बहुत फास्ट आपको समझा देती हूँ न्यूक्लियोटाइड्स। मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए होता है, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, और डीएनए जो है वो किसका बना होता है, डीएनए बना होता है फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, नाइट्रोजनस बेस। फॉस्फेट ग्रुप, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था, उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें तो इस कॉम्बिनेशन को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, और न्यूक्लियोटाइड्स होंगे ऊपर भी और नीचे भी। तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स इधर भी जुड़ते जा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स इधर भी जुड़ते जा रहे हैं, और ये तैयार हो गया हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तैयार हो गया हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। तो देखा जाए तो डीएनए या आरएनए है क्या, डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होते हैं, आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो देखा जाए तो डीएनए और आरएनए है क्या, डीएनए और आरएनए एक चेन है, एक पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड्स का। एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाते हैं। जब ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाएंगे तो बनता है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं ना, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हम ये बोल सकते हैं क्या, न्यूक्लिक एसिड्स चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए है, उसकी यूनिट्स क्या है, उसकी यूनिट्स हैं ये न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है यूनिट्स, न्यूक्लियोटाइड। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स, तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड्स कुछ नहीं है, न्यूक्लियोटाइड्स बेसिक यूनिट्स हैं किसकी, न्यूक्लिक एसिड्स की, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो या वो न्यूक्लिक एसिड आरएनए हो। हर एक न्यूक्लियोटाइड में आपको मिलता है एक फॉस्फेट ग्रुप, एक पेंटोज शुगर और एक नाइट्रोजनस बेस। पेंटोज शुगर याद होना चाहिए, पेंटोज शुगर का मतलब होता है ऐसी शुगर जिसमें 5 कार्बन्स हो। तो एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने में फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, ये तीन चीजें यूज होती हैं, ये तीन चीजें। फिर आपको बताया गया था कि जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं वो फिर से दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडीन्स। फिर आपको बताया गया था कि प्यूरिन्स फिर दो तरह के होते हैं, एडिनाइन एंड गुआनिन, और जो पिरिमिडीन्स होते हैं वो डीएनए में होते हैं, थाइमीन एंड साइटोसिन, लेकिन आरएनए में थाइमीन नहीं होता। आरएनए में थाइमीन की जगह होता है यूरेसिल।
क्या होता है? यूरेसिल। तो आपको एक चीज और बताई गई थी, अगर आपको याद हो तो, शुगर के साथ अगर नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और अगर इसी और जोड़ दूं, ठीक है, और ये सब आपस में कैसे जुड़ते हैं? ईस्टर बॉन्ड से। इसीलिए यहां लिखा है कि जो फॉस्फेट ग्रुप है वो न्यूक्लियोसाइड के साथ जुड़ता है, या शुगर और नाइट्रोजनस बेस के कॉम्बिनेशन के साथ जुड़ता है विद द हेल्प ऑफ ईस्टर बॉन्ड। तो इसीलिए एक वर्ड यूज किया है कि न्यूक्लियोसाइड को फॉस्फेट ग्रुप के साथ एस्टरीफाइड कर दिया गया और उससे तैयार हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है। तो फॉस्फेट ग्रुप इस न्यूक्लियोसाइड के साथ कैसे जुड़ा? विद द हेल्प ऑफ ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फेट ग्रुप इस शुगर के साथ कैसे जुड़ा? विद द हेल्प ऑफ ईस्टर बॉन्ड। ठीक है। अब देखिए, आपकी बॉडी में जेनेटिक मटेरियल दो तरीके का हो सकता है, या तो डीएनए या आरएनए, या दोनों हो सकते हैं। आपकी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। आपकी बॉडी का मेन जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, और डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। आरएनए जेनेटिक मटेरियल किसमें होता है? आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ वायरसेस में। किसमें होता है? कुछ वायरसेस में। लेकिन आपकी बॉडी का जेनेटिक मटेरियल मेन माना जाता है डीएनए, और डीएनए ही आगे चलकर एक दूसरा जेनेटिक मटेरियल अपने अंदर से बनाता है, दैट इज आरएनए। बट इफ समवन आस्क यू व्हाट इज योर जेनेटिक मटेरियल, योर आंसर शुड बी डीएनए। ठीक है। आगे देखिए, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है और आरएनए के अंदर राइबोज शुगर होती है। अब मैं आपको एक चीज और बता रही हूं, सरप्राइजिंग है। देखिए, जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स का मतलब आपको पहले बता दिया गया था, न्यूक्लियोसाइड्स का मतलब होता है शुगर और उसके साथ नाइट्रोजनस बेस। ये जो कॉम्बिनेशन होता है, इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब इसका नेचर देखा गया कि इसका नेचर क्या है, तो पता चला कि इसका नेचर बेसिक है। लेकिन जैसे ही मैंने ईस्टर बॉन्ड से इसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया, तो ये पूरा बन गया न्यूक्लियोटाइड। और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ते ही, न्यूक्लियोटाइड बनते ही नेचर हो गया चेंज, और नेचर हो गया एसिडिक। और डीएनए क्या माना जाता है? डीएनए माना जाता है चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इसलिए डीएनए का नेचर होता है एसिडिक। हमेशा याद रखिएगा, कभी आपसे क्वेश्चन आए डीएनए का नेचर एसिडिक क्यों है, क्योंकि डीएनए जिन न्यूक्लियोटाइड से बना है उनका नेचर एसिडिक होता है, दे आर एसिडिक बाय नेचर। अच्छा, अब देखिए एक और चीज, ये मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। सबसे मैं आपकी पहले आपको बता रही हूँ न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। आपके नोट्स में भी क्लियर लिखा हुआ है न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में। देखिए, ये एक शुगर है, इसके साथ मैंने एडिनाइन जोड़ दिया। इसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया? एडिनाइन। जैसे मैंने इसके साथ एडिनाइन जोड़ा, ये क्या बन गया? ये एक न्यूक्लियोसाइड बन गया। और एडिनाइन के जुड़ने से जो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, उसका नाम हो जाएगा एडिनोसाइन। देखिए, वैसे एडिनाइन है, एडिनाइन इज अ नाइट्रोजनस बेस, लेकिन जब ये न्यूक्लियोसाइड बनाने में यूज होगा, तो उस न्यूक्लियोसाइड का नाम चेंज हो जाएगा, और उस न्यूक्लियोसाइड का नाम है एडिनोसाइन। यानी एडिनोसाइन वो न्यूक्लियोसाइड है जो एडिनाइन के जुड़ने से बन रहा है। गुएनोसाइन वो न्यूक्लियोसाइड है जो गुएनाइन के जुड़ने से बनता है। थाइमिडीन वो न्यूक्लियोसाइड है जो थाइमीन के जुड़ने से बनता है। यूरिडीन वो न्यूक्लियोसाइड है जो कि यूरेसिल के जुड़ने से बनता है। और साइटिडिन वो न्यूक्लियोसाइड है जो जो साइटोसिन के जुड़ने से बन रहा है। तो अगर मैं आपके सामने एक शुगर बना रही हूं, उसके साथ में मैं सी जोड़ रही हूं, और मैं आपसे बोलूंगी बताइए बेटा, ये जो है ये कौन सा वाला, ये जो है वो कौन सा वाला न्यूक्लियोसाइड है, तो आंसर होगा मैम ये न्यूक्लियोसाइड है साइटिडिन। अगर मैंने आपके साथ में शुगर बनाई, इसके साथ में मैंने जी जोड़ दिया, बोलोगे बताइए इस न्यूक्लियोसाइड का नाम बताइए, तो आप बोलोगे मैम इस न्यूक्लियोसाइड का नाम है गुएनोसाइन। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोसाइड्स के नाम है। ये किसके नाम है? ये न्यूक्लियोसाइड्स के नाम है, ये आपको याद रखने हैं। और अगर मैं इनके साथ में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दूं, तो ये न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये शुगर थी, इसके साथ मैंने एडिनाइन जोड़ा, तो ये क्या बन गया? ये एडिनोसाइन बन गया। ये क्या बन गया? एडिनोसाइन। लेकिन अगर मैं इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दूं, तो ये बन जाएगा एक न्यूक्लियोटाइड, और उस न्यूक्लियोटाइड को हम कहते हैं एडिनाइलिक एसिड। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं एडिनाइलिक एसिड। अगर मैं यहाँ जी जोड़ दूं तो गुएनाइलिक एसिड, अगर मैं यहाँ टी जोड़ दूं तो थाइमिडाइलिक एसिड,
अगर मैं यहाँ U जोड़ दूं तो यूरिडाइलिक एसिड, अगर मैं यहाँ C जोड़ दूं तो साइटिडाइलिक एसिड। अंडरस्टूड? तो ये नाम है किसके? न्यूक्लियोसाइड्स के, और ये नाम है न्यूक्लियोटाइड्स के। ये आपको याद होने चाहिए कि अगर G जुड़ जाएगा तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड, तो आप आंसर दोगे मुझे वहां गुआनिलिक एसिड। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये चैप्टर जो है, मेरे को तो 2 मिनट लगेंगे पढ़ाने में, लेकिन जब आप इसको पढ़ने बैठोगे, आप इसको याद करने बैठोगे, टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है ये, आपको टाइम लगेगा एक एक चीज को याद करने में। ठीक है, चलिए आगे। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बस इस क्वेश्चन के बाद मैं आपसे क्वेश्चन आंसर पूछना शुरू करूंगी। आफ्टर दिस क्वेश्चन आई विल आस्क यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। माय क्वेश्चन इज, व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? मेटाबोलाइट्स किसको बोलते हैं? देखिए, आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलता है। आपकी बॉडी में क्या चलता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है जितने भी रिएक्शंस आपकी बॉडी में होते हैं, दे ऑल कम अंडर मेटाबॉलिज्म। और हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं। हम मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कितने तरह का मेटाबॉलिज्म होता है, ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। वो हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। तो जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैप्टर 1 के नोट्स मेरे से नहीं लिए हैं, आप ले लीजिए, वीडियोस ले लीजिए मेरे से। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन इज, व्हाट आर मेटाबोलाइट्स? मेटाबोलाइट्स वो चीजें होती हैं जो मेटाबॉलिज्म में यूज भी होती हैं और मेटाबॉलिज्म के टाइम पर बनती भी हैं, यानी जिनकी वजह से पूरा मेटाबॉलिज्म चल रहा है, उनको हम कहते हैं मेटाबोलाइट्स। अब देखिए, मेटाबोलाइट्स 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो मेटाबोलाइट्स हैं, ये वो चीजें हैं, ये वो कंपाउंड्स हैं जो एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं। जो किस में पाए जाते हैं? एनिमल्स की बॉडी में। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स मैं आपको पढ़ाऊंगी वो प्लांट्स की बॉडी में पाए जाते हैं। सो व्हाट आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स? दीज आर बायोमोलिक्यूल्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और कुछ नहीं है, ये बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे अमीनो एसिड्स, शुगर्स, विच आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स। इन सबके जितने भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, उन सबके आइडेंटिफिएबल फंक्शंस हैं। आइडेंटिफिएबल मतलब जिनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है। हमें क्लियर पता है अमीनो एसिड का काम क्या है, हमें पता है ग्लूकोज का काम क्या है, हमें पता है लैक्टोज का काम क्या है। तो जितने भी ये बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनको आप प्राइमरी मेटाबोलाइट बोल रहे हो, जो एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं, इनके फंक्शंस आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं, इसलिए इन सबके फंक्शंस आइडेंटिफिएबल हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, यानी इन द फंक्शनल प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी के फंक्शंस, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस चल रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी काम चल रहे हैं, उन सब फंक्शंस के लिए, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी के लिए, ये सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इंपॉर्टेंट हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। और ये जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं, जितने भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन द नॉर्मल ग्रोथ, इन द डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। मतलब हमारी बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चलती हैं, उन सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को चलाने में इन प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का डायरेक्ट रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है। हमें पता है हमारी बॉडी के लिए अमीनो एसिड जरूरी है, हमें पता है हमारी बॉडी के लिए ग्लूकोज जरूरी है, हमें पता है हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन जरूरी है। सो ये सारी चीजें जो आपकी बॉडी में है और जो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प करती हैं, फिजियोलॉजी में हेल्प करती हैं, फिजियोलॉजी मींस फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, उन सबको हम कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ऑन द कॉन्ट्रेरी हम बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है आपकी बॉडी में नहीं पाए जाते। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स की बॉडी में पाए जाते हैं, ये फंगस की बॉडी में पाए जाते हैं, ये माइक्रोब्स की बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, सो दीज मेटाबोलाइट्स आर फाउंड इन प्लांट्स, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल्स। और इसके एग्जाम्पल हैं एल्कलॉइड्स, नाम सुना है केमिस्ट्री में, केमिकल नेम नाम है एल्कलॉइड्स, दीज आर केमिकल्स। फ्लेवेनॉइड्स, दीज आर केमिकल्स। रबर, ये प्लांट्स की बॉडी में बनती है। एसेंशियल ऑयल्स, मतलब प्लांट्स की बॉडी में ऑयल्स बनते हैं। कलर्ड पिगमेंट्स बनते हैं प्लांट्स की बॉडी में। सेंट बनती है, गम बनता है, स्पाइसेस, मसाले होते हैं। एंटीबायोटिक्स, प्लांट्स की बॉडी में नहीं है एंटीबायोटिक्स, ये फंगस की बॉडी की बात हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरे केमिकल्स हैं, टेरापिनॉइड्स, पेप्टाइड्स पाए जाते हैं प्लांट की बॉडी में। ग्रोथ फैक्टर्स यू नो, हॉर्मोन्स। ग्रोथ फैक्टर्स क्या है? हॉर्मोन्स। क्लास 11th में पढ़ा होगा ऑक्सिन्स, क्लास 10th में पढ़ा होगा ऑक्सिन्स, जिब्बरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन, ये सब ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स मींस
ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। तो जितनी भी चीजों के मैंने यहाँ पर नाम लिए ये सब प्लांट की बॉडी में पाए जाते हैं, और ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? ये सब आते हैं प्लांट्स की बॉडी में, फंगस की बॉडी में, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन ये एनिमल्स की बॉडी में नहीं है। एनिमल्स की बॉडी में है प्राइमरी, बाकी प्लांट्स, फंगस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनकी बॉडी में पाए जाते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के आपको ये नाम याद करने हैं। अब आपको मैं एक और चीज बताऊं, जैसे हमारी बॉडी में जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो हमारी बॉडी की ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, लेकिन अब जैसे रबर बन रही है, या कलर्ड पिगमेंट्स हैं, या सेंट है, सेंट बन रही है फॉर एग्जांपल, फ्लेवोनॉइड्स नाम के केमिकल्स हैं, ये स्पाइसेस, मसाले बन रहे हैं प्लांट्स की बॉडी में, तो इनका जो है कोई प्लांट के रिप्रोडक्शन से या प्लांट की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। इनमें से कई चीजें तो ऐसी हैं, पता है, इनमें से तो कई चीजें ऐसी हैं जो प्लांट के लिए वेस्ट है, प्लांट की बॉडी में वेस्ट बना, लेकिन हम लोगों ने उस वेस्ट को यूज करना सीख लिया, हमने उस वेस्ट को यूज करना सीख लिया। प्लांट की बॉडी में गम बनती है, गोंद बनती है, वो प्लांट की बॉडी का वेस्ट है, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स ने उस गोंद को, उस गम को अपने लिए यूज करना सीख लिया। प्लांट की बॉडी में रबर, रबर क्या होती है? रबर किससे बनती है? एक वाइट मिल्की, प्लांट की बॉडी में से कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी बॉडी में से सफेद रंग का मिल्क के जैसा एक चिपचिपा सा सब्सटेंस निकलता है, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं और उससे रबर बनाई जाती है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर मैंने जितने भी केमिकल्स या जितनी भी चीजों के मैंने नाम लिए, इन सब चीजों का प्लांट के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में या रिप्रोडक्शन में कोई लेना देना नहीं है, यहाँ लिखा है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है। मैनी ऑफ देम आर, इनमें से कई चीजें हैं जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत यूज होती हैं, और इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखिए क्या है वो समझ लीजिए। जैसे प्लांट की बॉडी में से गम निकला, गोंद निकला, अब प्लांट की बॉडी, एक ये ट्री है, उसकी बॉडी में ये गोंद निकल रही है, यहाँ पर जिस जगह पर ये गम निकल रही है उस जगह से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कीड़े मकोड़े अंदर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो अंदर गए तो गोंद के साथ ही चिपक जाएंगे। तो इस तरह से गम ने क्या किया, इस गोंद ने क्या किया, प्लांट की बॉडी को प्रोटेक्ट किया फ्रॉम फ्रॉम आउट फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट जिंदा बचा रहा, और जिंदा बचा रहा तो हमारे इकोसिस्टम के लिए फायदा है कि प्लांट जब तक जिंदा बचा रहेगा तब तक हमें उसमें से ऑक्सीजन मिलता रहेगा। यानी ये जो चीजों के मैंने यहाँ पर नाम लिखे हैं, इनका प्लांट के रिप्रोडक्शन से या प्लांट के न्यूट्रिशन से या प्लांट के रेस्पिरेशन से इनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनका इकोलॉजिकल रोल है कि ये प्लांट की बॉडी को इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं से ये प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट की बॉडी को, जिससे हमारे इकोसिस्टम को ये फायदा पहुंचता है कि वो प्लांट हमारा सरवाइव करता है, जिंदा रहता है, और हमें उससे जो फायदे मिलने हैं वो लगातार मिलते रहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं है कि इनकी वजह से रिप्रोडक्शन हो रहा है या इनकी वजह से ग्रोथ हो रही है, नहीं, बट इनडायरेक्टली ये प्लांट्स को जिंदा रखे हुए हैं, बट यूजली हैज एन इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फंक्शन। यानी इनका इकोलॉजिकल रोल ये है कि किसी ना किसी तरीके से ये प्लांट को हेल्प कर रहे हैं कि प्लांट जिंदा बना रहे, और प्लांट से हम लोगों को जो फायदे मिलने हैं वो हमें मिलते रहे। तो इसको बोलते हैं रिलेशनल फंक्शन। यानी इनका जो काम है वो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन इनका काम रिलेट करता है प्लांट्स को जिंदा रखने में। तो ये सारी चीजें कहलाती हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। क्या कहलाती हैं सारी चीजें? ये सारी चीजें कहलाती हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो आप बिल्कुल क्लियर रहिएगा इस चीज के लिए कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं दे आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ प्लांट्स, वेयर एज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स दे आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स। वो पाए जाते हैं इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स। अच्छा, इसके बाद देखिए व्हाट आर पॉलीसेकेराइड्स। अच्छा, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। मैं एक काम करती हूँ, केवल यहां तक पढ़ा देती हूँ आपको, केवल यहां तक पढ़ा देती हूँ, जिससे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे पूछने के लिए, यहां तक पढ़ाऊंगी मैं आपको। और इसमें से बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। केवल यहां तक पढ़ाती हूँ, उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस पूछूंगी अगले 20 मिनट तक। देखिए क्वेश्चन है व्हाट आर पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स यू नो, एक शुगर, एक मोनोमर, दूसरा शुगर, दूसरा मोनोमर, तीसरा शुगर, तीसरा मोनोमर, बहुत सारे सेकेराइड्स आपस में जुड़ गए, बहुत सारे सेकेराइड्स आपस में जुड़ गए। अब देखिए जैसे मैंने एक शुगर है, ये एक सेकेराइड है, ठीक है, तो इसको मोनोसेकेराइड बोला। अब मैंने दो शुगर्स को आपस में जोड़ दिया, क्या बोला इसको? डाइसेकेराइड। तीन को जोड़ दिया, ट्राइसेकेराइड, टेट्रासेकेराइड, पेंटासेकेराइड। तो अगर मैं दो से लेकर दो शुगर जोड़ूं या तीन जोड़ूं या चार जोड़ूं, पांच जोड़ूं, 6 जोड़ूं, 7 जोड़ूं, 8 जोड़ूं,
यहां तक हम इनको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स, यानी ये ज्यादा बड़े नहीं है। टिल 8 वी कॉल देम ओलिगोसैकेराइड्स। लेकिन 8 के बाद, ठीक है, 8 भी नहीं, या 9 लिखा हुआ है या 9 लिखा हुआ है ना, तो 2 से लेकर 9 तक अगर 2 शुगर जुड़ रही हैं आपस में तो भी ओलिगोसैकेराइड है। 8 शुगर जुड़ रही हैं तो भी ओलिगोसैकेराइड्स हैं। 9 शुगर जुड़ रही हैं तो भी ओलिगोसैकेराइड्स की कैटेगरी में ही आएगा। लेकिन अगर 9 से ज्यादा अगर शुगर जुड़ रही हैं तो वो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। सो व्हाट आर पॉलीसैकेराइड्स? पॉलीसैकेराइड्स कुछ नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं जिनके अंदर 9 से ज्यादा मोनोसैकेराइड की यूनिट्स हैं। और ये यूनिट्स आपस में कैसे जुड़ती जा रही हैं? कंडेंसेशन। एक यूनिट, दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, इनका क्या चल रहा है? कंडेंसेशन चल रहा है। ये कंडेंस हो रही है और आपस में जुड़ती जा रही है। ये जो पॉलीसैकेराइड्स होती हैं, पॉलीसैकेराइड्स इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल दूं पॉलीसैकेराइड का, स्टार्च। स्टार्च पानी में घुलता नहीं है। आपकी मम्मी जब चावल बनाए, आपकी मम्मी कभी चावल बनाए तो आप जरा ध्यान से देखना, चावल का जो बर्तन होता है उसमें जब चावल डालते, पानी डाल दिया, पानी को बॉईल किया, उसमें चावल डाल दिए, वो पानी थोड़ी देर के बाद सफेद हो जाता है। क्यों हो जाता है पानी सफेद? क्योंकि उसमें स्टार्च है। क्या है उसके अंदर? उसके अंदर स्टार्च है। क्योंकि तो स्टार्च जो है पानी में घुलता नहीं है। आपको स्टार्च पानी में अगर आप घोल भी दोगे ना तो स्टार्च आपको पानी में दिखाई देगा। सो स्टार्च जो है वो इनसॉल्युबल है। तो जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, देखिए सिंपल शुगर है, ग्लूकोज है ना, वो पानी में घुल जाएगी। लेकिन जैसे ही आप इससे पॉलीसैकेराइड बना लोगे, कितना सरप्राइजिंग है। एक स्टार्च है, स्टार्च भी किससे बना हुआ है? स्टार्च भी बहुत सारी शुगर्स को मिलाकर बना है। 21 शुगर्स को मिला दो, स्टार्च बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है स्टार्च भी किससे बना हुआ है? बहुत सारी शुगर से मिलकर बना है। तो अगर आप इन शुगर को अलग अलग कर दो तो शुगर पानी में घुल जाएगी। लेकिन जब यही शुगर्स आपस में जुड़ जाती हैं, कंडेंस हो जाती हैं और पॉलीसैकेराइड बनाती हैं, तो ये पानी में इंसॉल्युबल होते हैं। और देखिए सिंपल शुगर है, ग्लूकोज है, मीठा है, लेकिन जब ये कंडेंस हो जाते हैं और आपस में मिलकर एक लंबी चेन बना लेते हैं तो वो नॉन स्वीट हो जाते हैं, मीठे नहीं रहते वो टेस्ट में। इसका एग्जाम्पल है स्टार्च, इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन। पता है ना ग्लाइकोजन? आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज, आपकी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो कहाँ जाता है? लिवर में जाता है। और लिवर में उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज गोज टू योर लिवर एंड गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लाइकोजन। क्लास 10th। ठीक है, तो ये जो स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? पॉलीसैकेराइड्स के। पॉलीसैकेराइड्स का जनरल फॉर्मूला देख लीजिए, जिन बच्चों के पास नोट्स हैं उनको तो आराम से समझ में आ रहा होगा। तो C6, ये देखिए C6 ऐसे लिखना है, नीचे होता है C6, H10O5। बड़ा अजीब सा फॉर्मूला है ना, लेकिन यही है फॉर्मूला, होल रेज टू n। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला है किसका? पॉलीसैकेराइड्स का। ये पॉलीसैकेराइड्स का जनरल फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड्स दो तरीके के हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स एंड हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। होमो माने जिसमें सारी शुगर एक जैसी है, जैसे मैंने सारे ग्लूकोज 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 को जोड़ दिया, सब एक जैसी शुगर्स हैं, सारे ग्लूकोज हैं, तो ये होमोपॉलीसैकेराइड्स हैं। तो यहाँ लिखा है दे आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल स्टार्च, स्टार्च जो है बहुत सारे ग्लूकोज को जोड़ दो तो उससे स्टार्च बन जाएगा। ग्लाइकोजन है वो भी शुगर से ही बनी है, सेल्यूलोज है वो भी शुगर से बना हुआ है। तो ये इन सब में केवल आपको एक ही तरह की शुगर दिखाई देगी, एक ही तरह की मोनोसैकेराइड यूनिट दिखाई देगी। जबकि हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। अगर मोनोसैकेराइड्स नहीं है तो उनके डेरिवेटिव्स। तो हेट्रो का मतलब ही होता है ना डिफरेंट, हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट। तो जो अलग अलग चीजों से मिलकर जो पॉलीसैकेराइड बना हो उसको हम कहते हैं हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। सो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट या उनके डेरिवेटिव्स। इसका एग्जांपल है ग्लाइकोप्रोटीन। पता चल रहा है नाम से, ग्लाइकोप्रोटीन किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज एंड प्रोटीन्स। ऐसी जो काइटिन होता है उसमें भी प्रोटीन होता है शुगर के साथ में। जो पेप्टिडोग्लाइकन्स है, नाम से पता चल रहा है, पेप्टिडो यानी पेप्टाइड बॉन्ड्स, यानी प्रोटीन और ग्लाइकन्स ग्लूकोज। तो इसमें जो है ग्लूकोज के अलावा अगर दूसरी चीजें जुड़ गई हैं इन पॉलीसैकेराइड्स में, so such a kind of polysaccharides are known as heteropolysaccharide। इसमें देखो जैसे आगे एग्जांपल दिया हुआ है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक होमोपॉलीमर माना जाता है, होमो माने एक जैसी चीजों का पॉलीमर, लॉन्ग चेन है। तो ये सेल्यूलोज जो है होमोपॉलीमर है ग्लूकोज का। ऐसी देखिए एक एक सब्सटेंस है उसका नाम है इन्यूलिन। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना मैडम कि ये इंसुलिन तो नहीं है, नो दिस इज नॉट इंसुलिन, ये इंसुलिन नहीं है,
ये है इन्यूलिन। क्या है ये? इन्यूलिन। और ये जो इन्यूलिन है ना, ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है, यानी फ्रक्टोज 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 शुगर अगर मिल जाएगी तो इन्यूलिन बन जाता है प्लांट्स के अंदर, तो इन्यूलिन बन जाएगा। और आपको पता है फ्रूट्स में कौन सी शुगर होती है? फ्रूट्स में फ्रक्टोज होती है। फ्रूट्स में कौन सी शुगर होती है? फ्रक्टोज होती है। ठीक है। जो पॉलीसेक्राइड की चेन होती है, पॉलीसेक्राइड की चेन आप बनाइए, इसे हमने पॉलीसेक्राइड की चेन बनाई, ये पॉलीसेक्राइड की चेन बनाई, ये पॉलीसेक्राइड की चेन बनाई। ये होता है लेफ्ट हैंड साइड और ये होता है राइट हैंड साइड। ये क्या है? ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो जो राइट हैंड साइड है इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एंड। क्या बोलते हैं इसको? इसको रिड्यूसिंग एंड। ये है राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड है। एक मिनट जरा, एक मिनट जरा, मैं मोबाइल को अपनी तरफ रख लूं। मैं मोबाइल को अगर अपनी तरफ रख रही हूं तो दिस इज माय राइट एंड दिस इज माय लेफ्ट। ओके। अगर मैं मोबाइल को अपनी तरफ रख रही हूं तो दिस इज माय लेफ्ट एंड दिस इज माय राइट। ओके, चलिए फिर से बनाते हैं। देखिए, आप कॉपी को अपनी तरफ रख लीजिए, कॉपी को अपने पास रखिए। तो जो आपका राइट है वो यहाँ का राइट है, तो इसका मतलब मैंने एक शुगर बनाई, मैंने एक पॉलीसेक्राइड बनाई। तो जो आपका लेफ्ट है वो इसका भी लेफ्ट कर दीजिए। तो ये है लेफ्ट और ये है राइट, ये है लेफ्ट और ये है राइट, यानी इसमें चेंज नहीं होता। जो आपका लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट है, जो इसका राइट है वो राइट है। राइट एंड को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एंड। और जो लेफ्ट एंड होता है किसी भी शुगर में, लंबी सी जो शुगर बन गई, चेन बन गई, उसमें इसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। क्या बोलते हैं इसको? नॉन रिड्यूसिंग एंड। सो राइट एंड इज रिड्यूसिंग होता है और जो लेफ्ट एंड होता है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। केमिस्ट्री पढ़ते हो ना? डू यू नो द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन पढ़ा हुआ है ना, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो वहां से उसको कोरिलेट कीजिएगा। तो इसका जो राइट एंड होता है वो रिड्यूसिंग होता है और जो लेफ्ट एंड होता है वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। आगे देखिए, जो स्टार्च होता है, स्टार्च भी दो तरीके का होता है। स्टार्च इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का स्टार्च होता है। एक होता है अमाइलोज स्टार्च और एक होता है अमाइलोपैक्टिन स्टार्च। अमाइलोज नाम का जो स्टार्च होता है वो ब्रांचलेस होता है, उसमें ब्रांचेस नहीं होती। ये देखिए, ये मैंने एक पूरा शुगर की, ये देखिए, ये मैंने पूरी शुगर की चेन बनाई है। ये एक शुगर, दूसरी शुगर, तीसरी शुगर, और ये सारी शुगर्स आपस में जुड़ती चली जा रही है, चेन बनती चली जा रही है। तो ये है अमाइलोज, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन दूसरा मैंने जो है, ये देखिए, ये देखिए, ये दूसरी शुगर है, मतलब दूसरी, ये देखिए, ये भी शुगर है, ये भी शुगर है, ये भी शुगर, ये भी शुगर, ये भी शुगर, ये अलग चेन है, ये अलग चेन है, और ये दोनों चेन आपस में जुड़ गई। तो इस वाली ये मेन चेन में ये क्या निकल आई? एक ब्रांच निकल आई शुगर की, ये छोटी सी ब्रांच आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं अमाइलोपैक्टिन। ठीक है, ये अमाइलोपैक्टिन है। फिर से सुनिए, अब फिर से देखिए, स्टार्च जो है उसके दो फॉर्म्स पाए जाते हैं। पहला फॉर्म है अमाइलोज, जिसमें कोई ब्रांच नहीं है, ये ब्रांचलेस है, बिल्कुल सीधा 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 चेन है, ये ब्रांचलेस है। और दूसरा होता है अमाइलोपैक्टिन, इसके अंदर ब्रांचेस होती हैं शुगर्स की। तो ये देखिए, ये ब्रांचलेस है, सीधा जा रही है चेन, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। ये सीधी जा रही थी लेकिन इसमें एक ब्रांच ऐड हो गई, सो ये अमाइलोपैक्टिन है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोज एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपैक्टिन। एग्जाम में अगर आता है कितने फॉर्म्स हैं स्टार्च के? दो फॉर्म्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। ब्रांचलेस फॉर्म है अमाइलोज एंड ब्रांच वाली फॉर्म है, ब्रांच फॉर्म है अमाइलोपैक्टिन। मेन फंक्शन क्या होता है स्टार्च का? स्टार्च का मेन फंक्शन क्या होता है? प्लांट्स, आपको पता है प्लांट्स खाना किस फॉर्म में बनाते हैं? प्लांट्स खाना बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। लेकिन प्लांट्स को जितना खाना खाना होता है वो खा लेते हैं, और जो खाना उनको नहीं खाना होता, प्लांट्स उस खाने को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो व्हाट इज स्टार्च? स्टार्च का मेन फंक्शन होता है खाने को स्टोर करना प्लांट्स की बॉडी में। तो प्लांट्स के अंदर जो खाना स्टोर है या खाने में जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फिर कभी अगर प्लांट्स खाना नहीं बना पाए, उनमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लांट्स के पास में स्टार्च है ना, प्लांट्स में जो स्टार्च है उसमें एनर्जी स्टोर है ना, तो प्लांट्स क्या करते हैं? इस स्टार्च को यूज कर लेते हैं। जब खाना नहीं बना पा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, बारिश हो रही है, धूप नहीं निकल रही है सही, तो प्लांट्स जो है वो इसी स्टार्च को खाकर उससे एनर्जी ले लेते हैं। जो अच्छा, आपने छोटी क्लास में, 9th क्लास में शायद आपने ये पढ़ा है कि आयोडीन के साथ जब स्टार्च जुड़ता है, जैसे आलू है, आलू, पोटैटो, पोटैटो में क्या होता है? स्टार्च होता है ना। एक आलू लो, उसको कट करो और उसके ऊपर आयोडीन की एक ड्रॉप डालो। जैसे ही आप आयोडीन की एक ड्रॉप डालोगे, आलू के अंदर, पोटैटो में जो स्टार्च होता है, स्टार्च के साथ आपको मिलेगा ब्लू ब्लैक कलर। कौन सा कलर मिलता है? ब्लू ब्लैक कलर। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो बच्चों को करवाने चाहिए क्लास में। देखिए,
इसका मतलब स्टार्च, जिस चीज में भी स्टार्च होगा, अगर आप उसके ऊपर आयोडीन डालोगे तो वो चीज ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी। ये स्टार्च का टेस्ट होता है, क्लास 11th में है ये टेस्ट आपके प्रैक्टिकल में। ये जो स्टार्च होता है, एक्चुअली में स्टार्च का जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल स्ट्रक्चर है। स्टार्च का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेलिकल स्ट्रक्चर होता है स्टार्च का। और इसमें जो आपको ये फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको जो ये फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं, जब आप आयोडीन डालते हो तो आयोडीन इन हेलिक्स के बीच में फंस जाता है। आयोडीन इस इन हेलिक्स के बीच में फंस जाता है और इसीलिए आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है। तो देखिए यहाँ अच्छा एक और चीज, जब मैं आपको प्रोटीन्स पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था ना कि प्रोटीन्स का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है वो हेलिकल था। कल जब हमने प्रोटीन्स पढ़ा था, उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा था वो कैसा स्ट्रक्चर था? वो हेलिकल स्ट्रक्चर था। ऐसी ये स्टार्च का भी जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर माना जाएगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो स्टार्च का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को होल्ड कर सकता है इन द हेलिकल पोजीशन, जो इसकी हेलिक्स वाली पोजीशन है। और इसीलिए स्टार्च जो है वो आयोडीन के साथ मिलकर आपको रिएक्शन शो करता है, ब्लू ब्लैक कलर आपको शो करता है, आपको शो करता है ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, अब देखिए यहां पर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के बारे में है, ये आपको ना ये याद नहीं रखने हैं आपको, बस ये मैंने बता दिया कि ये स्टार्च का इस तरह का हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और इसी के हेलिक्स के बीच में आयोडीन फंस जाता है और आयोडीन रिएक्ट करता है एंड इट गिव्स यू ब्लू ब्लैक कलर। सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एक पॉलीसेकेराइड है। कहां कहां पाया जाता है? प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है। पेपर बनता है सेल्यूलोज के पल्प से, पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प, उसमें सेल्यूलोज होता है। कॉटन फाइबर, जो आप कॉटन के कपड़े पहनते हो, कॉटन फाइबर, कॉटन का जो फाइबर बनता है उसमें सेल्यूलोज होता है। ठीक है, चलिए, तो ये था सिंपल पॉलीसेकेराइड्स। अब मैं बता रही हूँ आपको कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कुछ नहीं है, सिंपल पॉलीसेकेराइड की एक चेन है। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड में क्या होगा? पॉलीसेकेराइड मतलब लंबी सी एक चेन है, उसके साथ में आप अमीनो एसिड्स जोड़ दो, उनके साथ आप प्रोटीन्स जोड़ दो, बन गए कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। तो सिंपल पॉलीसेकेराइड है, उनके साथ में अगर आप अमीनो एसिड्स वगैरह जोड़ दोगे तो ये एग्जाम्पल होंगे कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड के। फॉर एग्जाम्पल अमीनो मतलब जैसे देखिए, इसमें देखिए आप, एक मिनट, हाँ ये देखिए, जैसे मैंने आपके सामने ये लिखा ग्लूकोसेमाइन। ग्लूकोसेमाइन क्या है? ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन है। एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन, ये गैलेक्टो शुगर और अमीनो एसिड्स का कॉम्बिनेशन है। जो आप काइटिन पढ़ते हो कि आर्थ्रोपोड्स, जो आर्थ्रोपोड्स आपने पढ़े थे, उनकी बॉडी का जो एक्सोस्केलेटन था वो काइटिन का बना हुआ है। काइटिन इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड मतलब जो अलग अलग चीजों से मिलकर बने। एक पॉलीसेकेराइड की चेन तो होगी ही होगी, साथ में आप उसमें कुछ और भी जोड़ दीजिए, तो ये पॉलीसेकेराइड्स कहलाएंगे हेट्रोपॉलीसेकेराइड। और इनको आप हेट्रोपॉलीमर्स ही बोलते हो। पॉलीमर्स माने अ पॉलीमर, अ लॉन्ग चेन जिसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। इसमें एसिटाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, देखिए, तो बन गया एन एसिटाइल गैलेक्टोसेमाइन। तो कहने का मतलब है पॉलीसेकेराइड्स आपको हमेशा प्योर पॉलीसेकेराइड्स की फॉर्म में नहीं मिलेंगे, पॉलीसेकेराइड्स आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिलेंगे। ये और दूसरी चीजों के साथ भी जुड़ जाते हैं, लेकिन उनका जो बेस होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो देखिए यहाँ जो लिखा है ना, जो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड